अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप कमेंट्स की सूरत में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजते हैं या प्रोग्राम के नीचे जो आप लिखते हैं। लव यू सो मच। अब आप सब कहना शुरू हो गए। इस लफ्ज़ को कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप मुझे कहें या मैं आपको कहूँ। इसका मकसद जो था वो ये था कि हमने मोहब्बतों को बांटना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। जहाँ कहीं दो बंदों के अंदर नाराज़गी है उनकी सुलह करानी है, या मैं या आप में से कोई किसी के साथ नाराज़ है तो उसके साथ मान जाना है, उस नाराज़गी को ख़त्म करना है, गुस्से को ख़त्म करना है, मोहब्बतों के पैगाम को आगे फैलाना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं आप सबको अपनी फैमिली कहता हूं, तो आप इस मिशन को लव यू सो मच को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज एक अपनी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, एक अपनी ही ज़िंदगी का वाक़या। बहुत दफ़ा सोचा कि आपको सुनाऊं या ना सुनाऊं, तो फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं अब सिखा भी रहा हूं। पढ़ना क्या है, कभी डर लगे, दायरा कड़ा या इस तरह की तमाम बातें साथ साथ जो मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में लागू करता हूँ, दायरा कड़ा करता हूँ घर की हिफाजत के लिए, अपनी ज़ात के लिए, फ़ैमिली के लिए, इसी तरह आपको भी सिखा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब टाइम है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, लाहौर में ही। मैं उनके वहाँ पर पहुँचा तो तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी पुरानी बात है। तकरीबन कोई इस बात को 7-8 साल कह सकते हैं या 6 साल, मुझे सही याद नहीं है, पुरानी बात है। 5 साल से ऊपर हो गया इस बात को। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल है और गपशप होती है। जब मैं बैठता हूँ तो पहले क्या हाल चाल हैं, उनको पता है ये टीवी से हैं, हालात हाजरा पे बात होती है, करंट अफेयर पे बात होती है। बाकी पेशेंट के साथ वो फौरी उनको ट्रीट करके भेज देते हैं। मेरे साथ वो जान की तरह मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। गपशप करते हैं। तो वो जो बाहर लड़के हैं, उनके काम करने वाले, वो जो पर्ची लिख के देते हैं या जो डिस्कस होते हैं, वो उनके साथ भी बड़ी इस वजह से दुआ सलाम हो गई है। मैं एक ख्वाहिश होती है, जो भी मिले तो उनके साथ मैं इस तरह मिलता हूँ जैसे हम बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं। सबके साथ मैं एक मोहब्बत से पेश आता हूँ, किसी को ये फील नहीं होने देता कि बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं मोहब्बतें बांट सकूँ, प्यार बांट सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं बैठ गया और बारी का इंतज़ार करने लगा। तो उस लड़के ने मुझसे आगे कहा कि सर, आपसे एक छोटा सा काम था। मैं कहा जी बताइए। उन्होंने कहा सर, एक साहब आए थे, उनकी एक बच्ची है, तकरीबन कोई 12-13 साल या 14 साल की होगी। उसके साथ मसला है, तो वो डॉक्टर साहब से इलाज तो करा रहे हैं, डॉक्टर साहब के इलाज से फ़र्क तो पड़ गया, लेकिन जो दूसरा मसला मुझे नज़र आया, वो डॉक्टर साहब भी कुछ इस तरह का कह रहे थे, वो मुझे लग रहा है कि कोई जिनात, जादू या इस तरह का मामला है। मैंने कहा यार माशाल्लाह भाभी वाह, आपको कैसे पता लग गया इस तरह के मामलों का, आप कब से इसमें इन्वॉल्व हो गए? कहता है नहीं मुझे कहाँ पता लगता है, उसके वालिद मुझसे बातें कर रहे थे तो मुझे बता रहे थे कि यार कोई मुझे, हमें तो लग रहा है कोई इस तरह का कोई मसला है, तो आप किसी को जानते हो? उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जानता। तो उन दिनों में मैं टीवी से वाबस्ता था, टीवी के लिए जॉब कर रहा था, और टीवी के लिए यही प्रोग्राम राज आज का नहीं, मैंने बताया 2008 से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत 2014-15 तक करता रहा हूँ ये मैं प्रोग्राम, 16 में भी किए प्राइवेट। तो उन दिनों में टीवी से वास्ता, उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ, एक हैं जानने वाले, वो टीवी पे शो करते हैं इसी तरह का और इस तरह की बातों को जानते भी हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। तो मतलब साहब क्या उनका कुछ हो सकता है? मैं कहा जी बिल्कुल हो सकता है, देखने पे पता लगेगा। मैं, आपको पता है आम सा बंदा हूँ, मुझे तो कुछ इतना ख़ास आता नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं, क्योंकि आप जिस तरह की फैमिली बता रहे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने नाइस हैं वो साहब जो आते हैं बच्ची को लेके, और तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे मिल लूँ। उन्होंने कहा सर फटाफट मुझे उनका एड्रेस लिख के दे दिया कि ये एड्रेस है, आप उनसे मिल लीजिएगा, उनको रब्ता कर लीजिएगा। मैं कहा ठीक है। मैंने वो अपनी दवाई वगैरह ली और वापस आ गया। बेड रेस्ट थी मेरी, 2-3 दिन वो मैं रहा। उसके बाद दोबारा से जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे याद भी नहीं था, मैं अभी ठीक भी नहीं हुआ था। तो वहीं पे जब उन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा सर आप गए थे? मैंने कहा यार मैं तो पहली बात याद भी नहीं रहा, क्योंकि मैं बीमारी में था और रेस्ट में था और बुखार वगैरह चल रहा था, तो बेड रेस्ट ही थी, फ़ोन से मैं भी ज़रा मैं दूर ही था, तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि चक्कर लगाऊँ इंशाल्लाह। तो मैंने उनसे गपशप की, डॉक्टर साहब से दवाई ली, वापस आ गया। अच्छा, मुझे वो बिल्कुल मसरूफ़ियत इस तरह की होती है टीवी में, वो याद ही ना रहा। तो उस लड़के ने मेरा नंबर ले लिया था, तो
कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कॉल की, अननोन नंबर से कॉल आई जो मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उठा ली। उन दिनों में मतलब नहीं उठाता था, अब तो उठा लेता हूँ क्योंकि नंबर दिया हुआ है सबको अपना। तो मैंने कहा जी, उन्होंने बताया सर मैं वो बोल रहा हूँ। मैं कहाँ भैया बोले? उन्होंने कहा सर आप गए नहीं, तो वो आए थे तो उन्होंने मुझे कहा है कि जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप कोई बता दें तो कैसे। मैंने कहा कहाँ पे मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी आप इधर ही आ जाए, डॉक्टर साहब के पास, वो इधर ही आए हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा मुझे टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, वो आपका वेट करने को तैयार है। मैं कहा ठीक है। मैंने फिर जल्दी से अपना वाइंड अप किया, जो भी काम वगैरह वाइंड अप करके मैं रवाना हुआ और वहाँ पे पहुँचा। दुआ सलाम हुई उस लड़के से, कहा सर आ जाए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अंदर गया तो एक साहब जो मिले, बहुत ही शक्ल व सूरत से नज़र आ रहे थे, इंतहाई सुलझे हुए, पढ़े लिखे, और बात करने से, सलाम दुआ करने से अंदाज़ा हो गया बहुत ही नफीस किस्म के, कोई अच्छी तबीयत के इंसान हैं, और अल्लाह उनको खुश रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के उनके साथ ही। वो एक छोटी सी बच्ची उनकी थी जो 12-13 साल की होगी, 14 साल की शायद, एज छोटी थी, शक्ल से इस तरह लग रही थी बच्ची 14 साल की है, शायद हो सकता है वो 11 साल की हो। मुझे बिल्कुल नॉर्मल सी नज़र आई। मैंने खुद से तो नहीं पूछ सकता था कि ये बच्ची है, मैंने कहा वो खुद बता देंगे। तो बातें होनी शुरू हो गई कि सर मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और मेरी बच्ची की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और हम काफ़ी इलाज करा चुके हैं, डॉक्टर साहब से भी इलाज करा रहे हैं, काफ़ी उस वजह से तो फ़र्क आता है, जो बुखार उसको हो जाता है, बुखार तो उतर जाता है, और बाकी जो इश्यूज़ हैं डॉक्टर साहब ने कर दिए। लेकिन एक उसकी जो हालत ख़राब होती है और उसके अंदर जो सिचुएशन होती है, वो दबे दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे थे, वो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। उसके लिए हम चाह रहे हैं सर आप किसी को जानते हैं, हमें मुझे पता लगा है कि आप खुद करते हैं, ये है वो है। और मैं इस तरह शो करा रहा था उनको कि जी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका करा दूँगा काम। तो बातें होती रहीं। तो तय ये हुआ कि आप अगर एक दफ़ा हमारे घर चक्कर लगा लें, आप मुझे टाइम दे दें, मैं आपको पिक कर लूँगा। मैंने कहा यार मैं आ जाऊँगा, ऑफिस से मुझे छुट्टी होगी, तो आप फ़लाँ दिन मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एक काम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं जब निकलूँगा ना तो मैं आपकी तरफ चक्कर लगा लूँगा। सारे दिन ऑफिस के काम किए, और आपको पता है वहाँ पे भागो, मतलब मीडिया में यूँ होता है कि आप सुबह जाते हैं और वापस अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते, निकलने लगते हैं तो सर ये काम रह गया, अच्छा ये भी कर दें, तो वापसी सर वो भी एक छोटा सा रहता है। वो काम करते 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 बहुत लेट हो जाती है। यानी आप जब घर निकलने के लिए बैग उठा लेते हैं तो फिर भी निकलते निकलते आधा घंटा पौना घंटा आपको हो जाता है, बाज़ औक़ात घंटा लग जाता है। यार मैंने 6 बजे निकलना था, 7:30 बजवा दिया आपने। तो इसी तरह उस दिन भी मैं अपना काम शाम किया, कुछ रिकॉर्डिंग थी, ओपनिंग करनी थी, और कुछ लिंक रिकॉर्ड करने थे, वो सारे रिकॉर्ड किए, और काफ़ी मतलब एक ऐसा दिन गुजरा जो थका देने वाला दिन था। कुछ दिन रिलैक्स होते हैं और कुछ दिन बहुत टफ होते हैं, थका देने वाले। तो वो भी थका देने वाला दिन था। काम वगैरह किया और उसके बाद वहाँ से रवाना हुआ। अभी ऑफिस में ही था तो मुझे उसका नाम भूल रहा, बहुत अच्छा लड़का, तो उसने चाय ला के रख दी। सर चाय, मैं यार अब तो जाके खाना खाना था, चलो पिला दो, तो मोहब्बत से लाए हो तो तुम्हें इनकार कैसा। उन दिनों में बहुत ज़्यादा पीता था, अब तो कम कर दिए पीनी, 2 कप मैक्सिमम, 2 मग्गे बड़े वाले। उन दिनों में तो 6, 7, 8 मग्गे चलते थे। तो पी ली चाय, तो उसी वक्त कॉल आ गई एक। मैंने कहा यार इस वक्त किसकी कॉल आ गई। मैंने एक नंबर दे के बगैर अटेंड कर ली। मैं बोला जी कौन? तो उन्होंने कहा सर आपको रिमाइंडर देना था, तो अगर आज आपके पास टाइम हो, मैं भी घर पे हूँ। तो वो और उसकी मिसेज़, जो मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे ये पता ये साहब जॉब करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ भी जॉब करती थी। 3 फ़र्द थे वो टोटल। तो उन्होंने कहा सर वो आपको रिमाइंडर देना था कि आपने कहा था मैं याद दहानी करा दूं, तो अगर आपके पास टाइम हो और आप मेहरबानी कर सकें तो शफ़क़त होगी। मैंने कहा यार अभी तो मैं, हालत तो इस तरह की है कि फुल थक गया हुआ हूँ, कि इस तरह होश नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आपने कह दिया, मैं फिर फंस जाऊँगा। मैं काम करता हूँ, मैं जाते हुए ना आपसे मिलता चाहता हूँ। रवाना हुआ, उनकी तरफ पहुँचा, बेल दी, वो मेरा ही वेट कर रहे थे, फ़ौरन बाहर आ गए, मुझे लिया और सीधे घर की तरफ चले गए। अच्छा खासा बड़ा घर था, लेकिन खस्ता हाली बताती थी कि 10 मरले का घर था, लेकिन कि जॉब से सर्कल चला रहे हैं। मैं उनके घर में जब दाखिल हुआ तो फ़ोन पे उस वक्त मैं बात कर रहा था, मुझे आज भी याद है। मैंने कान से फ़ोन लगाया हुआ बात कर रहा था, और अंदर दाखिल जाके उन्होंने मुझे एक सोफ़े पे बिठा दिया। वो जो बच्ची मैंने उसके साथ उस दिन देखी थी, वो भी साइड पे बैठी हुई थी। मैंने उसको देखा और यूँ मैंने सलाम वाले अंदाज में यूँ सर हिलाया जैसे बच्ची को अब सलाम किया, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे सलाम का या कोई इस तरह का, बिल्कुल वो नहीं। और मैं बात करता रहा, वो साहब अंदर चले गए मुझे बिठा के।
पानी शानी लेके आए मेरे लिए, मैंने पानी पिया तो, और मैंने कहा सादा पानी, जस्ट सादा पानी लिया। जी मैंने कहा बताइए मिलवाइए, तो उन्होंने कहा जी ये बच्ची है। तो एकदम मैं अलर्ट हुआ कि ये तो वही बच्ची थी जो मैंने उस दिन देखी थी, और मेरे जहन में आ गया यार ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वो वाली बच्ची थी जिसको मैंने देखा था, और अगर ये इस बच्ची के अंदर कुछ ऐसा होता तो उस दिन मैं अलर्ट हो जाता। मैंने भी उस दिन उस बच्ची पे तवज्जो नहीं दी थी। अच्छा, जब आज मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। शायद मैं थका हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। देखें, जब इस तरह के काम के लिए आप बैठते हैं ना, टोटली दिमागी तौर पे फ्रेश होना ज़रूरी होता है। एक एक चीज़ के लिए आप अलर्ट होते हैं। मैं अलर्ट नहीं था, मैं नॉर्मल लेके चलो यार एक तरह देखता जाऊँगा, इस काम के लिए आऊँगा तो फिर किस दिन आऊँगा, आज तो सरसरी आया था। मैं ऐसे उलझा हुआ सा था उस बच्ची की तरफ। जब मैंने देखा, जब मैंने बच्ची की आंखों में देखा तो मुझे करंट सा लगा। उस बच्ची को जो उस डॉक्टर के मैंने देखा था अपने बाप के साथ, तो शायद तवज्जो नहीं दी थी। आज जब उसको गौर करके ऐसे देखा तो देखा वो मेरी तरफ देख रही है, उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट है। और यकीन मानिए मेरे अभी ये बाल खड़े हो जाएंगे सोच के, जो मेरी हालत हुई है देखिए, गूज़बम्प खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। उसने जिस तरह मेरी तरफ देख रही थी, हल्की सी मुस्कुरा रही थी, तो मैं अभी भी वो हालत फीलिंग आ रही है। मैं ऐसे कांप सा गया, मैं कहा ये कौन बैठी हुई है। वो मेरी तरफ हल्का सा देख रहे, आंखें उसकी मुसलसल मेरी तरफ थी और उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरी हार्ट बीट शदीद तेज़ हो गई थी। वो पानी का गिलास जो मैंने 2 घूंट पिए थे, मैंने दोबारा से उठाया, पता नहीं क्यों एकदम से उठा के मैंने कुछ और उसके घूंट पिए, और मैं और थोड़ा सा वो हो गया कि मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। एक बच्ची जिसको मैं पहले भी सरसरी देख चुका था, आज उसकी सिर्फ आंखों में देखा तो मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी। यकीन मानिए मैं अजीब एक उलझन का शिकार हो गया। तो मैं अपने आप से सोचने लगा, पूछने लगा, अपने आप से बात करने लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, टेंशन में हूँ, ये क्या बात है। तो उन्होंने दोबारा से, जो मैं उनकी तरफ बच्ची की तरफ देख रहा था, पानी के 2 घूंट भी पी चुका था, दोबारा से वो साहब भी मेरी तरफ देख चुके थे, तो उन्होंने एक फ़िक्रा मेरे कानों में डाला। शायद वो दोबारा से तवज्जो दिलवाना चाह रहे थे मेरी, कि जी मेरी तरफ मुतवज्जो हों, आपने देख लिया। सर क्या समझ आया आपको? तो मुझे इस जुमले से इस तरह लगा जैसे वो शख्स पूछ रहा है कि भाई तेरे पल्ले भी कुछ पड़ा है या तू एम ही है। मैंने दोबारा से उस बच्ची की तरफ देखा और इस अंदाज में अब भी देख रहा था जैसे मैं उसको पढ़ने की, उसको समझने की, उसका माथा पढ़ने की और असरात देखने की कोशिश कर रहा हूँ। झटका तो मुझे लग चुका था, हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, मैं अजीब सा हो गया था। मैंने कहा 1 मिनट जी मैं ज़रा पढ़ाई करके चेक कर लेता हूँ। यकीन मानिए वो शायद वो उन दिनों में से ज़िंदगी के वो ख़ास कुछ लम्हे होते हैं, वो दिन होते हैं जो भूलते नहीं हैं, वो भी मुझे आज नहीं भूलेगा। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे खुद और ज़्यादा घबराहट शुरू हो गई। मुझे इस तरह की घबराहट शुरू हो गई कि जब मैं पढ़ना चाह रहा था तो लफ्ज़ मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पे आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये लाइन पढ़नी है तो मेरे से किस तरह अदा हो रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भूल रहा हूँ, मैं उसको बार बार पढ़ रहा हूँ, ऊँचा नहीं पढ़ रहा, दिल ही दिल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे अदा ही नहीं हो रहे लफ्ज़। मैंने रोक दिया पढ़ना। मुझे उस कमरे से वहशत सी होने लगी। यकीन मानिए उस कमरे से मुझे खौफ सा आने लगा। अब उसका बाप जो पहले ही उलझन का शिकार था, एक लफ्ज़ मुझे कह चुका था, जी क्या समझ आया आपको, आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह का कोई जो उसका जुमला था, क्या समझे हैं आप, क्या पता लगा है आपको। मैंने कहा कुछ देर के लिए बाहर चल सकते हैं। वो एकदम से हैरान हो गया कि हाँ जी हाँ जी। उसने कहा आइए आइए आइए। वो हैरान भी हो, लेकिन उसने कहा जी आइए आइए। मेरे जो ऑफिस बैग था वहीं पर रखा लो, हम दोनों बाहर चले गए। बाहर गया तो बाहर जाके मुझे ऐसा लगा खुली फ़ज़ा के अंदर मुझे कुछ सुकून सा आया है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स सा हुआ हूँ। एक हवा जो मेरे ऑक्सीजन आई है, मुझे ऐसा लगा मैं बेहतर हो गया हूँ। अंदर ऐसे लगा मेरा सांस बंद हो गया था, मेरा दम घुट सा गया था। मैं रिलैक्स हुआ हूँ। जो मैंने बताया ना अभी कहानी शुरू की है मैंने, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल किया। मैंने उनको कहा एक बात बताइए, कब से है? कहता है जी इनको तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं कहा कितना टाइम हो गया? वो कह रहे हैं जी 6-7 महीने हो गए। कहाँ से इलाज कराया? उन्होंने कहा जी हमने तो ये किया, लेकिन कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
आपको क्या समझ आया? मैंने कहा यार जो मुझे समझ आया ना वो वाकई जहाँ जहाँ से भी आप गए होंगे वो तो जिसने भी आपको करके दिया होगा, अगर रिज़ल्ट नहीं मिला होगा आपको कहता है जी बिल्कुल ऐसा ज़ीरो है। मैंने कहा भाई मामला आप जो सोच रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये ख़तरनाक है। तो बेचारा परेशान सा हो गया और मुझे एहसास हुआ एकदम से, मेरे इस जुमले से वो मज़ीद परेशान हो गया। मैंने कहा डरिए मत, मेरा ये कतन मतलब नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैंने ये कह दिया आपको ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसको भूल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है मैं जो सोच के आया था, हमेशा इस काम के लिए आते हुए आप तैयारी करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, चीज़ें ले के आते हैं, बना के पानी बना के आते हैं। मैं तो आज ऑफिस से उठा आ गया और मैंने अभी बैठ के पढ़ने की कोशिश भी की तो अजीब सा हो गया। जिस तरह मैं समझ के आया था तो उस तरह ये केस नहीं है, मेरी सोच से काफ़ी ऊंचे लेवल का है। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दोबारा अब आऊँगा। आज आपको मैं खुद कह के जा रहा हूँ, अभी आपको मुझे याद कराना पड़ा है, उधर बताना पड़ा है, मुझे कॉल करनी पड़ी है, मैं भूला हूँ बीच में से, आप कॉल करते रहें। अब मैं आपको करके जा रहा हूँ, फ़लाँ दिन इंशाल्लाह मेरी ऑफ होती है, मैं आपकी तरफ लाजमी आऊँगा। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपका हदिया क्या होगा? जी मैंने कहा मैं हदिया शदिया नहीं लेता, मैं इस तरह के वाले कामों वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक प्रोग्राम करता हूँ, मेरा शौक़ है और ये जुनून है और मुझे पीछे से हुक्म है कि यार लोगों की मदद करनी है, मैं मदद करता हूँ। मैं कोई पीर फ़कीर थोड़ा हूँ जो पैसे लेते हैं, ये अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा जिस दिन मैंने 1 रुपया ले लिया तो मेरा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ भी है। इस बात पे मुझे लगा जो नाउमीद हो गया था मेरी बातों से, जो शुरू में मुझे देख के, उस बच्ची के साथ देख के और घबराहट देख के, मेरी परेशानी देख के, मैं वैसे भी थका हुआ था, वो जो नाउमीद सा हो गया था, तो पैसों वाली बात पे भी लग रहा था कि ये भी वो जिस भी जगह पे गया था वो अपनी बेटी को लेके सब ने उससे पैसे लिए थे। जब मैंने उसे कहा जी मैं तो अल्लाह के लिए करता हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं करता, तो मुझे देखा उसको एक हौसला सा मिला इस बात से। उसने मुझे दुआएं दी और मुझे कहता है आप जैसे लोग भी हैं। और उसके उन लफ्ज़ों को आज भी मुझे याद है कि वो इस तरह के थे कि भाई मुझे आपसे उम्मीद बन रही है, पहले नहीं थी। उसकी बातों में, उसके बोलने से, उसकी अंदाज से नहीं मुझे लगा कि उसके अंदर कोई उम्मीद है कि मैं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने ये कहा ना जी मैं नहीं लेता, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लेता हूँ, तो मेरे 1 रुपया भी हराम है, तो उसकी अंदर एक उम्मीद सी। उन्होंने कहा सर मदर साहब फिर आप बस कर दें, मुझे पता है आप जैसे लोग अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह भी बरकत डालता है, आप कर लेंगे। दुआएं देना शुरू हो गई और उसके अंदर एक हौसला पैदा हुआ। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। मैं गया, इजाज़त लिए मैं चला गया और उस दिन जो दिन तय हुआ था मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जी घर पे हैं? कहते जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। जब मैं उनके घर के अंदर दाखिल हुआ, आज मैं फुल मेंटली तौर पर रिलैक्स था। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है इस तरह के कामों के लिए। मतलब मेरी एक नाम चले मैं नहीं लेता, किसी के साथ मैं पिछले दिनों बात कर रहा था, बड़े अच्छे दोस्त हैं। 45 मिनट 45 मिनट की हमारी बात हुई है। 45 मिनट में मैं 3 दफ़ा सो गया हूँ बात पे करते करते रात को। और उनसे जब कॉल ख़त्म हुई है मैंने कहा यार एक बात तो बताएं, मेरी कॉल के दौरान आपको कुछ गड़बड़ लगी आज? कहते किस तरह की? मैंने कहा किसी भी तरह की। कहते मसल कुछ? कहता नहीं। मैंने कहा ऐसे लगा हो कि मैंने तुम्हें जवाब ना दिया हो? कहता मुसलसल तुम जवाब देते रहे हो, जब जब तुम हाँ हूँ यस ये सारा करते रहे हो। तो मैंने उसे कहा मैं 3 दफ़ा सो गया था। लेकिन उसने कहा तुम मुसलसल जवाब देते रहे हो, एक दफ़ा भी नहीं लगा कि तुम सोए हो। तो मैंने कहा यार मुझे माफ़ करें, मुझे 3 दफ़ा झटके लगे हैं, लेकिन मैं उसकी नींद के दौरान भी उससे बात करता रहा हूँ। और अक्सर गाड़ी चलाते हुए तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ मेरे से बातें करते रहा करो, क्योंकि अगर गाड़ी ना चलाएं तो मैं दिमागी तौर पे कहीं और होता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाता रहता हूँ। अल्लाह रहम करे, ये कई दफ़ा हो चुका है मेरे साथ बचपन से। तो नींद जब पूरी होती है फिर ये कंडीशन नहीं आती। मैं लाइव प्रोग्राम में कंपेयरिंग करते हुए गाना चल रहा था और यूं कर रहा था और आंखें खुली हुई थी, मैं सो रहा था। लड़की कौन थी साथ, उसने मुझे एंड पे कहा था, मुझे पता लग गया था आप सो रहे थे, लेकिन आपने कवर कैसे किया? बात कहीं और निकल जाएगी। बड़ा मज़ेदार वाक़या किसी दिन सुनाऊंगा आपको, जो मैं सो गया था लाइव प्रोग्राम में, किसी को नहीं पता लगा सिवाय मेरी को होस्ट के जो मेरे साथ बैठे थे। उसने मदर साहब आप सो गए थे? मैं कहा यस। तो मैंने नींद पूरी की और नींद मुकम्मल की, और जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं फ़्रेश था। गेट पे उसने उसी तरह मेरे रिसीव किया। आज जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो उस दिन घर को बगौर नहीं देखा था, आज घर की दीवार को देखता हुआ जा रहा था। अब दरवाजे से दाखिल हुआ गौर कर रहा था, जब अंदर दाखिल हुआ तो दीवारों को भी गौर से देख रहा था। और हर चीज़ को देखते देखते जब उस ड्राइंग रूम तक पहुँचा उस दिन जाके जहाँ पे बैठा था, आज उसको बहुत गौर से देख चुका था। और वहाँ उस सोफ़े तक बैठते हुए ये अंदाज़ा लगा चुका था कि बात वो नहीं है जो उस दिन समझ नहीं आई थी, आज समझ आ रही है। बात कुछ और है।
अंदर दाखिल होते ही वो सिलसिला शुरू हो जाता था। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो जो कुछ भी था, जो समा भी था, वो दरवाजे से ही भारीपन, बोझपन आ जाता था। इसका मतलब है वो घर पूरा का पूरा भर चुका था। और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो आज उसकी बेटी वहाँ पे नहीं थी। मैं बहुत अलर्ट था। सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया। जब हम बाहर खड़े बातें कर रहे थे, मैं उसके साथ तय कर रहा था कि इंशाल्लाह फ़लाँ दिन को हम वापस आएंगे, तो जब अंदर मैं अपना बैग लेने के लिए गया था तो उस बच्ची ने मेरा बैग खोला हुआ था। तो उसके बाप ने भाग के अंदर उसके हाथ से बैग ले लिया था और मुझे देख के वो दोबारा तंजिया मुस्कुरा, तो उसी वक्त भी रही थी, दोबारा तंजिया देख के वो मुस्कुराई थी, लेकिन उसने कोई चीज़ बाहर नहीं निकाली थी, अंदर ही खोल खोल के देखा था। आज मेरे पास सामान तो था, कुछ चीज़ें मैं बना के आया था, मुझे था पता होता है किस लेवल पे क्या हो सकता है, सो इसको मैंने करना है। मैं बैठ गया, मैंने जो चीज़ें थी, मतलब मकसद सिर्फ कहानी सुनाना है, ख़ास वो जो बातें जिसको कोई मिस यूज़ ना करे वो मैं स्किप कर देता हूँ, निकाल देता। तो मैं बैठ गया, बच्ची को जब लेके आए तो आज वो बच्ची भी पहले से तैयार थी। जो उस दिन मुस्करा रही थी, जिसकी आंखें मुझे देख रही थी, आज वो आंखें कुछ और हो चुकी थी। जब वो उसको लेके अंदर आया तो उसने मुझे कहा, मदर साहब आपके आने से घंटा पहले से ही आज अपनी उसी तबीयत में आ चुकी है जिस वक्त हम इसको कहते हैं कोई चीज़ के अंदर हाजिर हो चुकी है। आज आपके आने से घंटा डेढ़ घंटा पहले से वो चीज़ के अंदर हाजिर है। तो उसको पकड़ के इस तरह ला रहा था तो वो गुर्रा रही थी। वो जो गुर्रा रही थी, मैंने उस बच्ची की आवाज़ पहले नहीं सुनी थी, मुझे उसकी आवाज़ का इतना पता नहीं था, लेकिन वो जो गला था और वो जो बोलना था, उसका गुर्राना था, वो बहुत ही मोटा था, बेस वाला था। हाँ हाँ, अजीब सा इस तरह उसका गुराना था कि कोई भी एक नॉर्मल शख्स उस गुराने को देख के खौफज़दा हो जाए। लेकिन आज मैं अलर्ट था, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। आज वो गुराते हुए आंखें इतनी अजीबो गरीब वहशत ज़दा कर चुकी थी कि जैसे मुझे खा जाएगी। उसका अटैक, उसका आना इस अंदाज़ में था जैसे वो मेरे ऊपर हमला करे और मुझे नोच डाले। उस दिन वो मुझे देखी मुस्करा रही थी, लेकिन आज इस तरह अंदर दाखिल हुई थी जैसे वो लड़ने के लिए तैयार हो के आई और इस बात को भी जानती है ये जो आया है लड़ने आया है, तो वो भी तैयारी करके आई थी। जैसे ही अंदर लेकर आया, मैं कुछ नहीं, ये नहीं करेगी मेरे ऊपर हमला, आप बेफिक्र हो जाए। उसको डर ये था, वो इस अंदाज में उसकी बॉडी लैंग्वेज थी कि मेरे ऊपर हमला कर दे। और जब मैंने उनको कहा छोड़ दें, नहीं करेगी ये हमला। अगर ये हमला करेगा, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था जो गुरा रहा है ना, करेगा वाला है। और वो बच्ची, एक लड़की मासूम सी बच्ची थी, उसकी आवाज़ बेशक मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन अंदर जो बेस निकल रही थी, एक मेरा गेस था, अंदाज़ा था ये कोई गुरा रहा है। मैंने कहा जो गुरा रहा है ना, इसको पता अगर ये करेगा तो फिर इसको भी मैं बता दूंगा मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। उन्हें छोड़ दिया। जब उन्हें छोड़ दिया तो वो सामने खड़ी हो गई और उसी तरह गुराए जा रही है और मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ। और उसी वक्त मैंने वक्त ज़ाय किया बगैर, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो ये हमला कर देगी और जब तक मैं इसको हटाऊँगा तो इसका मकसद ये होगा पढ़ना शुरू ना कर दे। मैंने जो ही पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका गुराना था वो चीखों में बदलना शुरू हो गया। अब एक कमरा है जिसकी एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ उसका, एक साइड पे, इस साइड पे उसका बाप था। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और हम आमने सामने थे। इस साइड पे उसका बाप था। जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ तो वो जो गुराना था, हाँ हाँ, अब वो एक चीखों में बदलता जा रहा था। खौफनाक भयानक सी चीखें वो मारना शुरू हो गई थी, जैसे कोई तकलीफ़ में होता है। आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर देखा होगा, किसी इंसान को, लड़के को या लड़की को पकड़ा होता है तो वो चीखें मार रहा होता है, सर हिला रहा होता है और बहुत ही खौफनाक भयानक सी चीखें होती हैं। उस तरह की उसकी भयानक सी चीखें थी और वो चीखों पुकार कर रही थी और बाप ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। मैं पढ़ता रहा, उसकी चीखें बढ़ती रहीं। तो उसने वही बेस वाली मोटी गुराने वाली आवाज़ में कहा, बस कर दे, बंद कर दे इसको, चुप हो जा, मैं तुझे मार दूंगा, तू चुप कर जा। अब वो खुल के आ गया था जो भी था, जिसको मैंने एक अंदाज़ा से कहा था ना जो बोल रहा है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे, एक लफ्ज़ था मेरे जहन में आ जाए कि लफ्ज़ बोला तो बड़ा खौफनाक लफ्ज़ था कि मैं तेरा ये कर दूंगा। तो मैं चुप हो गया। मैं कहा, जिस वक्त जैसे ही मैंने पढ़ाई बंद की तो वो जो सामने चीखें मार रहा था और जो मुझे डरा धमका रहा था, जो मुझे कह रहा था मैं तुझे मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, पता नहीं कि एक लफ्ज़ एक बोला था उसने, बड़ा खौफनाक सा था, खाल उधेड़ दूंगा, नहीं कोई पता नहीं कोई इस तरह का था, आ जाएगा मेरे जहन में। मैं जैसे ही पढ़ना मैंने चुप किया तो वो आगे से चुप हो गया। तो मुझे कहता है, बोल क्यों कर रहा है तू ऐसे। अब
आज मेरा बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, आज मैं खौफज़दा नहीं था, तैयारी करके आया था। एक एक्साइटमेंट तो होती है, एक जिस्म के ऊपर एक तारी तो होता है सिचुएशन, लेकिन वो एक खौफ नहीं था जो उस दिन मैं हड़बड़ा गया था और मेरे ऊपर सवार हो गया था सब कुछ। आज उस तरह नहीं था, आज मैं अलर्ट था। मैंने कहा कौन हो तुम? तो उसका जवाब ये था, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा पहला मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना एक नाम बताया, इस वक्त नाम नहीं बताऊंगा, फलां हूं मैं। बच्ची के अंदर क्यों आए हो? चुप। मैंने कहा मैंने तुमसे पूछा है बच्ची के अंदर क्यों आए हो? चुप। अच्छा, मैंने कहा सवाल चेंज कर लेता हूं, इसको छोड़ दो, ख़त्म करो बात को। जिस वजह से भी आए हो मैं नहीं पूछता, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तुम जवाब नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब मैंने सवाल पूछा ना इस बच्ची के अंदर क्यों आए हो, तो कुछ देर की खामोशी रखनी होती है ताकि जवाब आ जाए। और एक जब 10 सेकंड 20 सेकंड हो जाए जवाब ना आए तो फिर हम दोबारा सवाल पूछते हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं जवाब देना चाहते तो ये बताओ, अच्छा उस वक्त बोलते हुए जो पढ़ रहा है अगर उसका लहजा धीमा है और वो गरजदार नहीं है तो वो हावी होते हैं आप पे, ये भी एक जंग चल रही होती है। तो उस वक्त जो मेरा लहजा था, मेरी बोलने का अंदाज़ था वो ये था, अच्छा ये बताओ फिर इसके अंदर क्यों आए हो? इस अंदाज से डील करना होता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो इसको। उसने फिर कहा तुम क्या चाहते हो, तुम अपना बताओ। मैंने कहा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, इसको छोड़ दो। उसने कहा इसको मैं साथ लेके जाऊंगा, और इसको खाली साथ नहीं लेके जाऊंगा, इसकी मां को भी लेके जाऊंगा, इसके बाप को भी लेके जाऊंगा। तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं यहां से चला जा, नहीं तो साथ में तुझे भी लेके जाऊंगा। मैं कहा तू इसको भी लेके जाएगा, इसके बाप को, इसकी मां को, तू मुझे भी लेके जाएगा, तू नऊज बिल्ला कोई बहुत बड़ा कोई ताकतवर हो गया है। ताकतवर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तूने कहां से इतना सोच लिया कि तू इतना ताकतवर हो गया कि तू रब के कलाम से नहीं डर रहा? उसने कहा तू जानता नहीं है मैं हूं कौन, तो मेरी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। मैं अभी चाहूं इस पूरे घर को हिला के नीचे गिरा दूं। तो ये मुझे अंदाज़ा पहले दिन हो गया था वो बहुत ताकतवर है, लेकिन मैंने उसके रोब दबदबे में नहीं आना था। वो कह रहा था मैं चाहूं तो इस पूरे घर को उठा के गिरा दूं, इस घर में दरख्त लगे हुए दरख्तों को उठा के उखाड़ के फेंक दूं, तो मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं कहा बात सुन, मैं तुझसे इस वक्त लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ एक बात के लिए आया हूं, ये इंसान है, इससे कोई गलती सरजद हो गई है और इसने अगर जाने या अनजाने में कुछ किया है तो इसका मकसद तुझे हर्ट करना नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग नज़र आते नहीं हो। इस तरह की बातें की मैंने। उसने कहा ठीक है अब मुझे तू बता तू क्या चाहता है। मैंने कहा यार उसको कहा मैं आम सी बात चाहता हूँ, मेरे यहाँ आने का जो मकसद ये है, तो इसको छोड़ दे, बता इसके बदले क्या लेगा। उसने कहा इसके बदले मैं इन तीनों की जान लूँगा, और अगर तीनों की नहीं दे सकते तो इसकी तो ज़रूर लेके जाऊँगा। मैंने कहा यार तीनों की तो दूर की बात है, तू इसके भी नहीं ले सकता, तुझे इस बच्ची को छोड़ना होगा। उसने कहा तूने जो करना है कर ले, मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैंने साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने वो पढ़ना शुरू किया जो मुझे पता था इसको शदीद तकलीफ़ में डाल देगा, और इसके लिए चीखें इतनी शदीद हो जाएंगी ये कमरा लरज़ना शुरू हो जाएगा। और वो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, वो हम एंड पे पढ़ते हैं, एक मतलब एक पहली स्टेज पढ़ते हैं, फिर दूसरी स्टेज पढ़ते हैं, ये तीसरी स्टेज के लिए जो पढ़ते हैं। मैंने क्या किया उसकी ताकत को देखते हुए दूसरी नहीं पढ़ी, तीसरी स्टेज वाली शुरू कर दी। मुझे नहीं अंदाज़ा था वो इतनी जल्दी घबरा जाएगा। जब मैंने तीसरी स्टेज की पढ़ी तो वाकई उसकी चीखें वहाँ पे पहुँच गई। अच्छा, शुरू में वो नहीं चीखा, वो चुप खड़ी रही बच्ची। मैं पढ़ता गया, वो बच्ची चुप खड़ी रही, तो यकीन मानिए मुझे ये लगा कि मैं मारा गया। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने तीसरा पढ़ लिया, तो इसका मतलब है अब लड़ाई दू बदू हो जाएगी, वो अटैक मार देगा। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती है कि वो अटैक ये नहीं कि आपको खा जाएगा, वो कर देगा, हमला ज़रूर कर देगा, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि उसको असर नहीं हो रहा। उसकी ताकत क्या है? कुछ देर जब वो खामोश रहा और उसके अंदर से आवाज़ नहीं हुई तो थोड़ा सा मैं डामाडोल हुआ। पुरानी बात है
कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है और इसके पढ़ने से भी उस पर इतना असर नहीं हो रहा। मैंने बताया ना 7-8 साल पुरानी बात है। इसके पढ़ने से भी इस पर असर नहीं हो रहा तो कहीं वाकई बहुत ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। लेकिन शायद अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखनी थी, जो कुछ देर खड़ा रहा। वहीं पे एक काम जो मुझसे खुद ब खुद हुआ, वो अल्लाह ने करवाया। वो ये हुआ, वो जो मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई और उसमें गुस्सा शामिल हो गया। यानी पढ़ते हुए जो मैं हल्का हल्का पढ़ रहा था, जिस तरह मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इस अंदाज में पढ़ रहा था, तो अब एकदम से मेरे अंदर क्या हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब इस अंदाज में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु, इस अंदाज में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक उसने यहाँ हाथ रखा और ऐसी चीख मारी कि मैं भी एक दफ़ा लरज़ गया। और उसके बाद वही जो उसकी कंडीशन होनी चाहिए थी शुरू में, चीखो पुकार वाली, वो होनी शुरू हो गई। मेरा हौसला बहाल हो गया। मैं कहा बस, इसका मतलब इसने कंट्रोल किया हुआ था। इसको तकलीफ़ हो रही थी लेकिन इसने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जैसे ही लहजा वो हुआ और गरजदार हुआ तो वो चीखना शुरू किया। उसने कहा रुक जा, तेरी मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं रुक गया। मुझे पता था अब इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दूँ, नहीं तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ होती है। मैंने उसको मार्जिन दिया। मैं कहा बोल। उसने कहा सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दो, सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही कि मुझ समेत उस कमरे में उस बच्ची का जो वालिद था, उसके ज़मीन के नीचे से, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। पता नहीं बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ स्टोरी की हद तक है, मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी बता देता हूँ। उसने कहा मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो, इस बच्ची को छोड़ देता हूँ, इसको बाप ले जाए यहाँ से, इस घर को खाली कर दो, इसकी बीवी और मैं यहाँ पे रहेंगे। ये मेरे लिए एक झटका सा था, उसके लिए भी झटका था कि वो बाप भी था और शौहर भी था, कि वो झटका निकल लग गया कि बेटी को अगर ले जाऊंगा तो बीवी कैसे छोड़ूं। मैंने कहा ये कैसी फरमाइश है, वो तो नहीं हम छोड़ सकते, ये तूने कैसे सोच लिया कि उसको मैं छोड़ दूंगा। उसने कहा तूने जो पूछा था ना मैं कैसे आया यहाँ पे, मुझे उसी ने बुलाया है। जब ये उसने जुमला कहा तो उसके शौहर ऐसा झटका मारा उसने कि मैं भी हैरान हो गया कि उसका बेचारे की हालत ऐसी हुई कि वो गिर पड़ेगा ज़मीन पे। मतलब ऐसा था कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। मैं समझ गया कोई मामला और है। मैं कहानी को मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। पूरा घर भरा हुआ था, जिस तरह का मैंने कहा मैं घर में दाखिल हुआ, पूरा घर भरा हुआ था। अब वो बच्ची की हालत ये है, उसके बाल बिखर चुके हैं, उसकी आंखें शदीद अजीबो गरीब सी हो चुकी हुई हैं, लाल सुर्ख उसकी आंखें हुई हुई हैं, हाथ उसने अजीब से यूँ किए हुए हैं, और वो गरजदार आवाज़ में से वो बच्ची जो बोल रही है वो नहीं बोल रही, उसके अंदर वो बोल रहा है। अब मुझे समझ लगी, मैं जो घर भरा हुआ था पूरा का पूरा इन चीज़ों से, इसका मतलब है ये खुद नहीं आया, इसकी इतनी जो बदमाशी है, कुछ गड़बड़ हुई है। और वो बता रहा था कि उसने मुझे बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी एक शर्त मानने को तैयार हूँ, तुझे 2 दिन देने को तैयार हूँ कि तू चला जा, लेकिन वो तेरे साथ नहीं रहेगी। अब मुझे जो एक बात समझ आई थी ना, वो ये थी कि फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके मुझे उस खातून से मीटिंग करनी है, उस खातून से मिलना है और उससे वो राज उगलना है जिसकी वजह से ही आया है। मैंने कहा ठीक है, इस बच्ची को छोड़, तुझे मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन बाद तू चला जा। 2 दिन से मुराद उसका ये नहीं था कि इस बच्ची के अंदर यहाँ से जाना था। उसके कहने लगा ये सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा, इस घर में नहीं आऊँगा। कुछ उसकी इस तरह की मेरी और बातें हुई, वो मान गया और उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यही हुआ, बच्ची जो खड़ी हुई थी वो दरज करके ज़मीन पे गिरी और बेहोश हो गई। फौरी तौर पे मैंने बच्ची को पकड़ा, उसके वालिद को कहा उठाइए इस बच्ची को उठाया, पानी शानी पिलाया, थोड़ी देर होश में लेके आया, आहिस्ता आहिस्ता होश में आई। और जब वो बोली तो उसकी तो बहुत ही सुरीली सी, मासूम सी, एक प्यारी सी आवाज़ थी, क्योंकि पहली दफ़ा जब होश में ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी। तो मैं कोई बैठा रहा, उन्होंने कहा आप क्या खाएँगे पिएँगे। मैं कहा कुछ भी नहीं यार, अब आप काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा एनर्जी के लिए कोई मीठा जूस या कोई चीज़ होती है एनर्जी के लिए मुझे दे दीजिए, मेरी एनर्जी इस तरह की हो रही थी।
मैंने कहा आप अपनी मिसेस को बुलाइए। वो खुद बहुत ज़्यादा जो वो डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये बातें कुछ इस तरह की थी जो मैंने अभी कुछ अंदर की नहीं भी बताई। तो उसने कहा जी मैं बुलाता हूँ। मैंने कहा एक काम कीजिए, बच्ची को एक कमरा कोई मुझे दिखाइए जहाँ पे ये रहती है, मैं उसको ज़रा दायरा कड़ा लगा के बच्ची को सुला दें वहाँ पे, ये कुछ देर सो जाएगी। उन्होंने कहा जी ज़रूर आइए। वो मुझे कमरे में लेके गया और वो देख चुका था सारा कुछ। उसके बाद तो उस बेचारे ने कहना था जी जो मुँह से निकालूंगा वो पूरी करने को तैयार था। कमरे में गए, उस बच्ची का एक कमरा था, उस कमरे के अंदर कुछ चीज़ें मैंने चेंजिंग करनी थी। मैंने कहा यार ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। मैंने दायरा कड़ा किया वहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा इस बच्ची को सुला दो। पानी पड़ा, पानी पड़ के मैंने छींटे भी मार दिए, दायरा कड़ा भी मार दिया, फूंके भी मार दी, बच्ची को सुला दिया। वापस उस जगह पर आके बैठे। मैंने कहा बेगम को बुला के लाओ। जी उन्हें कहा मैं बुलाते रहा हूँ। बेगम साहबा आई। बेगम साहबा नकाब करके, इस तरह की आंखें भी उनकी थोड़ी सी नज़र आ रही थी, माथा उनका खुला हुआ था। उन्होंने दुपट्टा या चादर एक ली हुई थी ब्लैक कलर की, इस तरह लपेटी हुई थी अपने ऊपर के, उनका माथा नज़र आ रहा था और बाकी सारा चेहरा छुपा हुआ था। जैसे ही मेरे माथे पे निगाह पड़ी, मैं आपको बताया ना जब पढ़ाई करते हैं तो माथा ही तो पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ जो भी मुझसे पूछना चाहे ना आप लोग, तो जो तस्वीर मुझसे भेजते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डीफोकस नहीं होनी चाहिए। और ग्लासेस वगैरह जिस तरह नज़र धूप वाली ब्लैक ग्लासेस पहन लेते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये उतार दें। ग्लासेस नज़र की हैं वो भी उतार दें, कोई भी ऐनक की हैं उतार दें, ये ताकि माथा क्लियर हो। वो पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ले भाई अच्छा ये है। उनके ऊपर लर्जा तारी हो चुका था। उनको वो जब बता चुके थे चीज़ें बाहर जो हो रही थी, डेफिनेटली कैसे हो सकता था उनसे वो सारी छुपी रहती, वो अंदाज़ा उनको सारा वो हो चुका था। जब वो आके बैठी, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बहुत ही खौफज़दा आवाज़ में कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा मैं आपको एक फ़ेवर देता हूँ, आप इजी हो जाएं मेरी बहन, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई इस तरह की बात नहीं, कोई इस तरह की परेशानी बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। उनके हस्बैंड को कहा, मैंने कहा जी आप एक काम कीजिए, कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले ख़ुद चाहूँगा कि उनको क्लियर कर दूँ, उनको सारा देख लूँ, सुन लूँ, पता लग जाए, समझ लूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा आप ज़रूर आ जाएँ। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सामने नहीं हो सकती, और मैं चाहूँगा कि रिश्ता हमेशा आप लोगों का मजबूत रहे, इसमें कभी दरार ना आए। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों के दिलों में नफरत पैदा करके तो आप इकट्ठा नहीं रह सकेंगे, आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं सर आप, मैं समझ गया हूँ। वो बिल्कुल बेचारा इतना, मैंने पहले बताया ना बीबा सा बंदा था, उसने कहा मदर सर आप जैसे कहें। वो खुद ही चुप करके चला गया और बाकी दूर चला गया बाहर। मैंने कहा मेरी बहन खोल, इससे पहले कि अब मैं गुस्से में आऊँ और यहाँ तक कि उठ के अब मैं आपको आज वो हकीकत बताने लगा हूँ, मैंने जो किया नहीं, मैं कभी इस तरह नहीं करता। मैं कहा मैं उठ के आपकी पिटाई कर दूँ, मैं इतना भरा बैठा हूँ, मेरी बहन खुद से बोलना शुरू कर दो, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने यूँ हाथ जोड़े और हाथ कर लिए, मुझे माफ़ कर दे भाई। मैं कहा बहन मेरी बोल। यकीन मानिए जो उसने भयानक इंकशाफात किए तो मैं हैरान रह गया। आपको आज इस कहानी को सुनाने का मकसद भी ये है कि उसको बेटा चाहिए था और उसके लिए किसी ऐसे शख्स के पास गई थी जिसने उसको कहा था ये चिल्ला करो। वो एक जॉब करने वाली पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद ऐसे काम में पड़ गई थी। अभी मैं उसके राज रखने जा रहा हूँ, मैं भी हो सकता है वो भी मेरी कहानी सुन ले, मेरा उनसे रब्ता नहीं है, इसलिए मैं उनके आज भी राज कहा था, वादा किया था उनके साथ कि आपके रैये वाले राज रखूँगा, राज रख रहा हूँ, नहीं खोल रहा। उन साहब के कहने पे ऐसा कुछ वो कर चुकी थी, ऐसा मतलब क्या वजीफ़े करने, क्या चिल्ले करने, वो उससे वो गुनाह कबीरा वो काम करवा रहा था कि आपकी सोच है। मैं उसमें छोटी सी एक दो बातें बताता हूँ। कबूतर ला के वो उसको कट करके वो उसको खून पीती थी। बेटी को यहाँ पे कट लगा के उनका खून पी चुकी थी। पढ़ते हुए उसने कहा था यहाँ पे छोटे सा कट लगाना है, उसमें से जो खून निकले वो पीना है। और ऐसा वो कई दफ़ा बच्ची के साथ कर चुकी थी, कबूतरों के साथ कर चुकी थी, इस तरह के बहुत सारे काम हो चुके थे। और उसी घर के अंदर वो दफन थे, वो जो पीती जाती थी वो वहीं दफन कर लेती थी। वो असल में ऐसा कुछ कर चुकी थी कि वो इस तरह जब कर बैठी वो करती गई, और जब सब कुछ उसको खुद भी समझ ना आया, उसने कहा ये थोड़ा सा होगा, बेटी तरह परेशान होगी, बेटी के इस तरह महसूस होगा, आपका भी सर भारी होगा, घर में भी ज़रा नज़र आएगा, यूँ आएगा, परेशान नहीं होना, ये सब नॉर्मल है। उसके अंदर इतनी हसरत थी एक बेटे के लिए कि वो करती गई। बेटी भी बीमार हुई तो वो करती गई, घर भारी होता गया, वो करती गई, वो जो कुछ होता गया वो करती गई। उसको एहसास नहीं हुआ, और लेकिन जब सब कुछ इतना ख़राब हो गया कि उसको समझ आई कि ये तो मैं इतना कुछ कर बैठी हूँ कि ये तो अब वापसी ही मुमकिन नहीं है, तो वो पूरा घर जिन्नात के कबीले से भर गया था। वो खातून जो कभी नमाज और कुरान पढ़ती थी वो सब चीज़ें साइड पे कर चुकी थी।
उसने कहा इन दिनों में कोई नमाज कुरान नहीं पढ़नी, और वो सिर्फ अमल करवा रहा था जो सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह का रास्ता था, सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह का रास्ता, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो एक ऐसा अमल करवाते हैं जिससे सिर्फ रब की नाराज़गी होती है, गुनाह कबीरा होता है, रब बंदे से दूर हो जाता है। और वो करती गई और वो घर भरता गया। और क्या हुआ, वो एक इतने बड़े, नहीं मैं राज रख रहा हूँ, वादे की वजह से कुछ ऐसा कर बैठी कि वो वाकई ताकतवर था जो उस घर के अंदर आ गया था। और वो अकेला नहीं आया था, पूरा कबीले को लेके आया था। वहाँ पे आप घर में दाखिल होते ही ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसी जगह पे आ गया, दिल की धड़कन अजीब सी हो जाती थी, इतना भारी घर, इतना हॉन्टेड घर हो गया था वो। फिर वो माफ़ियाँ मांगने मेरी बहन, मैंने कहा माफ़ी तो रब से मांग, मैंने माफ़ थोड़ा करना है, वो तो उसने माफ़ करना है, क्योंकि तूने नमाज कुरान की उसने फिर मुझे अपना हाल दे दिया, भाई मैं पूरी नहीं थी, मैं नमाज कुरान की पाबंद थी, मैं ये सारा करती थी, मैं ये पढ़ती थी, मैं ये पढ़ती थी, मैंने ये भी पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा। जब सब नहीं हुआ, मेरे अंदर हसरत इतनी बढ़ती गई कि मैं वहाँ गई और कैसा मिल गया, वो अपने घर की ज्वेलरी उठा के दे चुकी थी उसको, उसके जितने भी गहने थे सोने के वो सारे उसको दे चुकी थी, उसके शौहर को नहीं पता था। पैसी जमा पूंजी तो थी जितनी थी उसकी जमा पूंजी, और जो शौहर की जो थी उसके बाद छुपी हुई वो तो दे ही दी थी उसने अपने ज्वेलरी भी उठा के, जेवर भी उठा के उसको दे दिया था, और वो जंतर मंतर करवा रहा था। ऐसा मैं अगर वो बातें खोल दूं, मैंने कहा ना, मैंने वादा किया मैं खोल नहीं सकता, ऐसा खौफनाक उसने बैठ के उस घर के अंदर अमल किया था कि हैरत था कि उसकी बात अभी भी अल्लाह की नाराज़गी फुल उस पर नहीं आई थी जो उसकी बच्ची जिंदा थी, वरना उसकी बच्ची मर जाती। जब उसने यहाँ से खून निकाल के पिया था मर जाती वो, लेकिन अल्लाह की अभी नाराज़गी फुल नहीं आई थी। अल्लाह ने उस बच्ची की ज़िंदगी लिखी हुई थी, वो बच्चा हुआ था, शौहर उसका बहुत अच्छा था। बचत किस वजह से हुई उस घर के अंदर, ये फिर राज एंड पे मुझे खुला। वो जो उसका शौहर था वो सदका खैरात बहुत ज़्यादा करता था। उस बंदे के साथ मेरी जब कंपनी हुई, उसने मेरे जब शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करूँ, उसमें हुआ यही कि जब मेरी उसके साथ, उस खातून के साथ सारी बातें हो गई और उसने कह दिया कि अब तो मैं खुद फंस गई हूँ, अब तो मैं खुद इस मामले में हूँ, आप मुझे कहें मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार हूँ। मैंने उसको बताया मेरी बहन तो बेटी को मारने लगी थी, बेटा तो बात का मसला है, तो बेटी मर जाती तेरी। मुझे नहीं पता अभी तक कि किस वजह से क्या दिया सामने आ गया कि अभी तक ज़िंदा है, वरना मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ ये मर जाती आपकी बेटी, जो कुछ कर चुकी है। उसने मुझे सब बता दिया, मैंने ये कुछ किया। और शौहर के उसको ये भी बता ही देता हूँ, शौहर को भेज के वो मैंने खुदवा की चीज़ें निकलवा ली थी सारी और फेंकवा दी थी कि ये फेंकनी है सारी, और उसको कहा था तुमने अब हाथ नहीं लगाना, मैं ही करूँगा। और मैंने वो सारा खोद खाद को निकाल के सारा शापर में बंद करके वो फेंक दिया था। उसने कहा मैं खुद इतनी तंग हो चुकी हूँ कि मुझे आप भी माफ़ नहीं करेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। मैंने कहा मेरी बहन ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, बशर है, बशर से गलती हो जाती है, इसका तरीका एक है, रब से माफ़ी मांगें, अपनी नमाज की बाकायदगी दोबारा से करें, अपने कुरान को पढ़ने की तिलावत की, उस पर अमल करने की, जिस तरह आप पहले कर रही थी वो सारी चीज़ें दोबारा से बहाल करें और रब से माफ़ी मांगें, वो माफ़ करने वाला है। और उसके बाद मैंने उनसे शौहर को बुलाया, मैंने कहा जी, उनको इस तरह किया कि इनका रिश्ता मजबूत रहे। उस औरत की नीयत सिर्फ एक बच्चे की थी, वो नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी औरत एक ऐसे जाहिलों की जो इस तरह के लोग हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ तो तमाम लोगों को कि इन लोगों के हत्थे मत चढ़िएगा, ये बड़े खौफनाक लोग होते हैं, आपका सब कुछ आपसे ले लेते हैं और आपको अब देखिए वो जिस तरह औरत, अच्छा उससे मैंने पूछा, मैंने कहा अब उनके साथ क्या रब्ता है, कहती है अब अगर मैं उनसे रब्ता ना करूँ मुझे उसको देना ही देना है, मैं कई कर्ज़े ले चुकी हूँ, अपने ज्वेलरी दे चुकी हूँ, मज़ीद कर्ज़े ले चुकी हूँ, तो उसको दे रही हूँ, नहीं देती तो मुझे और परेशान करता है। तो फिर मैंने कहा मेरी बहन ये अहद तुम करो, बाकी उसके साथ मैं निभर लूँगा। और यही हुआ, उस घर की मैंने फिर क्लियर की, चीज़ें निकाली, वो सारी सफाई करवाई, उसके शौहर को भी बिठा के मुतमईन किया कि इनके बीच में नफ़रत ना आए। शौहर को पता लग जाता तो शौहर फौरी तौर पर उसको छोड़ देता, तलाक दे देता, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। उनकी भी मोहब्बत बहाल करवाई, सारा समझाया कि ये बहन यूँ पढ़ती थी, थोड़े से यूँ की, इस तरह की बातें की कि दोनों के दिल साफ़ हो जाएँ। और उसके बाद मैंने उनको बताया कि खैर ये बातें भी बतानी ज़रूरी नहीं है, बहरहाल उनके दिल कवर कर दिए और चीज़ें मैंने निकलवाई, सारा वो पैक शैक किया। और उनसे शौहर से जब गपशप हुई तो उन्होंने बताया कि शायद मेरा दिया मेरे सामने आ गया। मैं क्या देते हैं आप? तो उसने मुझे बताया कि मैं हर हफ्ते ये करता हूँ, हर जुमेरात को ये करता हूँ, फिर मैं ये देता हूँ, मैं कुछ घर हैं जिनका राशन मैं डलवा के देता हूँ, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका मैं ये करके देता हूँ। मुझे समझ लग गया वो सदका खैरात इतना करता था बेचारा कि वो उसकी वजह से उसकी बेची की ज़िंदगी बच गई और उसका घर तबाह नहीं हुआ, वरना वो भी अच्छे खासे हम लोग को पैसे दे दे के थक चुका था। जिसके पास जाते और वो दे के कहता नहीं जी ये केस हमारी सोच है, बढ़ के हम इसका हल नहीं कर सकते, माजरत, और उसको कोई हल नहीं कर पा रहा था।
अब वो जिसने 2 दिन का टाइम लिया था, उसके साथ फिर मैं दोबारा बैठा और उसको फिर मैंने खुल के कह दिया, वहीं पे उसी दिन ही, अगले दिन नहीं। मैंने कहा यार 2 दिन का अब मसला ख़त्म हो गया है सीधी, और मैं तुम्हें कह सकता हूँ फ़लाँ का मैं शागिर्द हूँ, वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। सिंपल सी मैं आपको बात करूँगा, कोई 2 दिन नहीं है। ये बशर है, तुम आग से बने हुए, तुमने तकलीफ़ जितनी देनी थी दे दी। वो एक नमाज और कुरान की पाबंद खातून थी, उसने उसको बेरहवी रवि पे डाला, तो इसलिए सब कुछ हो गया। अब तुमने 2 दिन क्या 1 घंटा भी कहा तो मैं मजबूर हूँ तुम्हें ख़त्म कर देने पे, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और उसको भी शायद अंदाज़ा हो चुका था, और उसको इस बात का भी अच्छी तरीके अंदाज़ा था कि ये कोई ये पैसे लेने वाला नहीं है, ये अल्लाह का रज़ा के काम करने वाला बंदा है, तो उससे तो वैसे ही डरते हैं। तो मैंने कहा मैं तुझे बिल्कुल मार्जिन नहीं दूंगा, तुझे जाना होगा। तो उसने कहा मेरी ये छोटी सी फरमाइश करें। मैं कहा कतन पूरी नहीं करूँगा, जितनी उनके साथ हो चुका है नहीं है। तो उसको खैर मैंने डील किया और इस तरह किया कि आज के बाद तू नहीं नज़र आएगा मुझे। और किस तरह किया, जब क्योंकि मेरी अच्छी खासी, मैं तकरीबन रात के 2 बजे वहाँ से वापस आया था, अच्छा खासा टाइम लगाया था मैंने। फिर बच्ची को फिर उठा के ले आए थे, फिर हाज़िरी की, फिर मैं हम कलाम हुआ और उसको वहाँ से भेजा। और जब सारा ख़त्म हो गया तो उनको पानी पढ़ के दिया, उनको सिखाया ये पढ़ना है, ये कुछ करना है, इतने दिन कुछ आपने ये करना है, ज़रा ये परहेज़ करनी है, आपने सदका खैरात ये करना है, आपने ये करना है। ये कहानी क्यों सुनाई? इस तरह की बहुत कहानियाँ हैं मेरे पास। आज कहानी सिर्फ इस वजह से सुनाई, ये डराना मकसद नहीं था इस कहानी को सुना के। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं अपनी ख्वाहिशात के लिए, और वो लोग उनसे पैसे भी लेते हैं और उल्टा उनको गुनाह के अंदर भी डालते हैं, गुनाह कबीरा भी करवाते हैं, और इस तरह फंसा देते हैं कि वो जिस काम के लिए गए थे वो तो बहुत कहीं दूर चला जाता है। उल्टा उनकी ज़िंदगी इस तरह अजाब बन जाती है कि उनकी कमेटी लग जाती है। वो जो पीर या वो आमिल के पास गए होते हैं, उसको हर महीने अब कमेटी की तरह देना पड़ता है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। यानी कि वो आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं, इस तरह का सामान पैदा कर देते हैं, आप उलझ जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि फिर हर महीने उनको देने पर मजबूर होते, इतने कि आप लुट और बर्बाद हो जाते हैं। तो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुदारा कभी ऐसा ना कीजिएगा। इस कहानी का आज एक मैसेज देना मतलब था, एक नेक, एक पढ़ी लिखी खातून, एक जॉब करने वाली खातून, अपनी एक उसकी नेक की ख्वाहिश थी, एक बेटे की ख्वाहिश कोई बुरी नहीं थी, लेकिन वो अपनी नमाज कुरान को छोड़ के आमलों के पास चल पड़ी थी। और उसके शौहर ने अगर सदका खैरात ना किया होता तो वो बच्ची की जान चली जाती। बेटा तो बाद में मिलता, बेटी भी मर जाती। हाथ का दिया सदका खैरात काम आ गया। तो इसलिए सिखाता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम में जो एक शुरू किया है कि जो भी ख्वाहिशात हैं तो उसके लिए बजाय किसी के पास जाएं और पैसे का ज़िया करें, खुद बैठ के यकीन कामिल बनाएं और ख़ुद करें। यकीन मानिए मैंने ज़िंदगी में हासिल किया है, जितने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली को बताया उन्होंने भी हासिल किया, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा यार? मिलेगा। जिस दिन आपके अंदर ये ताकत पैदा होगी ना कि आप अल्लाह की मखलूक के लिए निकलें, अल्लाह की मखलूक को मदद करने के लिए निकलें, तो तासीर खुद ब खुद। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ऐसा नहीं है कि एक आमिल है तो बहुत बड़ा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे आमिल बन गया? मैं आमिल नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहता मैं हूँ। सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो भी रब का कलाम पढ़ता है, जो भी रब की ज़ात पे यकीन करता है और उसका मिशन ये है कि अल्लाह की मखलूक के मैंने काम आना है, अल्लाह की मखलूक की मैंने मदद करनी है, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी लालच के इंसान के काम आना है, तो आप दुनिया का कोई काम करेंगे उसमें बरकत पड़ जाएगी। उसने शफा देनी है, उसने हल करके देना है आपके काम को, उसने इज़्ज़त बहाल करनी है। वो शायद मैं उस केस को हल भी ना कर सकता, लेकिन उसने इज़्ज़त देनी थी ना। उसको पता ये था कि इसका नेक मकसद है। आज उसको पता था इसके काम को ना किया, जो इतने मिशन के साथ लोगों की मदद करता फिर रहा है, आज इसके काम में बरकत ना डाली, आज मैंने मज़हर को कमज़ोर कर दिया, तो ये ढीला पड़ जाएगा। तो मेरे यकीन कामिल था, मैंने कहा तेरे ज़िम्मे है, मैंने तो करना ही नहीं, तूने करना है, तो साथ ने किया और हो गया। इसलिए मोहब्बतें बांटिए। लव यू सो मच जो मैं कहता हूँ, इसका मतलब यही है, मोहब्बतें बांटिए। जितना अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे, जितना उससे मोहब्बतें बांटेंगे, जितना उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपके हर काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। इसलिए अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए इधर उधर भटकिए मत। मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, वो पढ़िए, अल्लाह का नाम लीजिए, आपकी हर ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। सो एक ये ज़िंदगी का वाक़या था, सबक देने के लिए, इसलिए नहीं कि डराना मकसद था। बहुत सारी बातें छुपा गया, मैं नहीं बताया, राज ही रखा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली बिल्कुल फिर ठीक हो गई और बेहतरीन हो गई। और उस लड़के ने भी मुझे बताया, जी आते हैं कभी कभी तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई,
काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ गुजारा, फिर जाता रहता था उनकी तरफ, मैं मिलता था उनकी तरफ, और माशाल्लाह बिल्कुल वो खातून की वाइफ भी बिल्कुल वो अपने उसी तरह पढ़ना, कुरान मजीद सारा कुछ शुरू हो गई थी, अल्लाह से तौबा ताइफ हो गई थी, कबूल करना तो उसका काम है। शोहर बहुत अच्छा था और बच्ची भी माशाल्लाह बहुत क्यूट थी, लेकिन बहुत सारी बातें जो अंदर की मैंने आपको नहीं बताई वो बहुत खौफनाक थी। सो ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानी भेजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 0313 या +9231365500। रिपीट कर देता हूँ, +9231665500। इस पर कहानी भेजिए वॉइस मैसेज में या लिख के, लेकिन एंड पे लफ्ज़ स्टोरी, उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी आपने एंड पे लाजमी लिखना है। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की कहानी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।